नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लासों में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 इकोनॉमिक सर्वे। दो पार्ट इसके अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना ये फाइनल सेशन होगा चैप्टर 5 का। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन होगा, देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राजस्थान के शिल्पकारों की हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन हेतु विक्रय केंद्रों की स्थापना। सबसे पहले बात की गई है किसकी? शिल्पकार में हस्तशिल्प वस्तु, इनके जो इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनके विपणन हेतु विक्रय केंद्रों की स्थापना कहाँ की गई है। इसके लिए विक्रय केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये बताना होगा कि ये बनाता कौन है, विक्रय केंद्र कहाँ कौन स्थापित करता है। तो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाली एक संस्था जो राजस्थान की इम्पोर्टेंट है वो है आपकी राजसिको। ठीक है, राजसिको इसके लिए काम करती है। तो सबसे पहले राजसिको के बारे में जान लीजिए, कब स्थापना हुई इसकी, तो 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना की गई थी। ठीक है, 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना की गई थी। तो राज्य को हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसके द्वारा ये 4 विपणन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से आप देख पा रहे हैं एक जयपुर, जोधपुर, मतलब 2 तो राजस्थान में है, इसके अलावा 2 राजस्थान से बाहर, एक दिल्ली और एक है आपके कोलकाता। इस तरह से 4 विक्रय केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर, जोधपुर राजस्थान के अंतर्गत, वहीं राजस्थान से बाहर दिल्ली और कोलकाता में बनाए गए हैं। इसके अलावा राजसिको के द्वारा बंदरगाह भी स्थापित किए जाते हैं ना, इनलैंड कंटेनर डिपो बंदरगाह की बात करें तो जो कहाँ कहाँ है वो भी अपने 4 हैं राजस्थान में। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए, जिसमें से एक है आपके जयपुर में है, ये जोधपुर में है, इनलैंड कंटेनर डिपो बंदरगाह जयपुर जोधपुर। एक है आपके भिवाड़ी और भीलवाड़ा। याद रखने हैं, 4 की चारों क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कई बार कंफ्यूज किया जाता है कि इनमें से एक नाम इधर उधर कर देते हैं वो लोग, और फिर इस तरह से ये पूछ लिया जाता है। तो हमें याद रखना है राजसिको की स्थापना कब हुई, 3 जून 1961 को। राजस्थान में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो संस्था है वो राजसिको है। इसके द्वारा इनके जो हस्तशिल्प के जो प्रोडक्ट हैं इनके विक्रय के लिए विक्रय केंद्र बनाए गए हैं, जयपुर जोधपुर में और आपके दिल्ली कोलकाता में। इसके अलावा बंदरगाह की स्थापना की गई है, जबकि कहाँ है, जयपुर जोधपुर भिवाड़ी और भीलवाड़ा में स्थित है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है आपके सांगानेर में। ठीक है, तो यहाँ से राजसिको के बारे में ये सारी बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अनुमोदित विदेशी व्यापार मेलों में इकाइयों के लिए किराए हेतु अधिकतम कितनी राशि प्रतिपूर्ति के लिए दी जाती है। वही वाली बात, राजस्थान से निवेश को प्रोत्साहित करना है, इसके लिए संस्था बनाएगी राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि अगर कहीं विदेश में कोई मेला लगता है, उसमें आप अपनी इकाई स्थापित करते हो, अपनी दुकान स्थापित करते हो, तो आपके लिए वहां किराया लगेगा, तो उस किराए का कुछ प्रतिपूर्ति हमारे द्वारा कर दी जाएगी। तो वो राशि है कितनी, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए तक की जो प्रतिपूर्ति राशि है वो इसके तहत दे दी जाएगी इस संस्था के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट इस संस्था की बात यह है कि आप वहां पे कोई अपनी दुकान लगाने की बजाय वहां अपना इन्होंने प्रतिनिधि मंडल ही भेज दिया। ठीक है, तो उस प्रतिनिधि मंडल के लिए कितनी, 10 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। 10 लाख रुपए तक की इसके अंतर्गत सहायता उनके लिए की जाएगी। तो इकाई के लिए किराए हेतु कितनी राशि है, 1 लाख रुपए, और जबकि प्रतिनिधि मंडल के लिए कितनी राशि का अनुदानित है, 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2019 में इसकी स्थापना की गई थी आपके 8 नवंबर को। 8 नवंबर 2019 को राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई, और इसके द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करनी है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन को पहले ये समझें कि असत्य कथन पूछा है या हमें सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। देखिए क्या कहता है पहला ऑप्शन, राजस्थान खनिज नीति की बात की गई। सबसे पहले खनिज नीति की बात की गई है। ये कह रहा है 2024 द्वारा राज्य के राजस्व को 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। तो आपको पता है, सबसे पहले खनिज की स्थिति देखिए राजस्थान की।
राजस्थान खनिज के क्षेत्र में चाहे धात्विक खनिज की बात करें चाहे अधात्विक खनिज की बात करें एक अग्रणी प्रदेश है। कुछ खनिज राजस्थान में ऐसे हैं जिनका एकमात्र उत्पादक राज्य है राजस्थान। जिनमें आपके कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान सीसा, जस्ता, ठीक है, सेलेनाइट है, सेलेनाइट और बोले स्टोनाइट। ये 3 खनिज हैं जो एकमात्र उत्पादक हैं राजस्थान इनका। केवल राजस्थान में ही पाए जाते हैं सीसा, जस्ता, बोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। 3 खनिज हैं जो केवल राजस्थान में पाए जाते हैं 100%। वहीं कुछ खनिज ऐसे हैं जिनका अधिकतर जो हिस्सा है वो राजस्थान से ही उत्पादन किया जाता है। जैसे सीसा सस्ता के साथ आपका निकलता है चांदी, चांदी के अलावा कैल्साइट है और एक है आपका जिप्सम। इसमें मतलब राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश है। अग्रणी प्रदेश मतलब एकमात्र उत्पादक तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका बहुत अत्यधिक जो मेजर पार्ट है उसका उत्पादन राजस्थान से किया जाता है। ठीक है, तो ये बात एक तो हमें यहाँ से याद रखनी है। फिर कुछ खनिजों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और जिसमें से 58 जो खनिज हैं उनका राजस्थान से खनन किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। ये बेसिक बातें हैं राजस्थान के खनिज की बातें बारे में, ठीक है, जो हमने देखी। अब आइए इस क्वेश्चन पे। इसके लिए राजस्थान में खनिज नीति जारी की गई 2024 में, और उस खनिज नीति का पहला लक्ष्य था कि राजस्व को, खनिज से जो राजस्व है उसको 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना। तो राजस्व की क्या बात की गई? राजस्व की बात की गई भाई, राजस्व को कहां तक पहुंचाना है? 1 लाख करोड़ रुपए तक। कब तक? 2047 तक। ठीक है, ये बात एक। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या है? इस नीति के तहत 2029-30 तक 50 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 2029-30 का जो लक्ष्य है वो है 50 लाख लोगों को रोजगार देने का। ठीक है, वहीं इनका लक्ष्य था कि भाई 2029-30 तक तो हम 50 लाख लोगों को देंगे, लेकिन जो हमारा 2047 का जो लक्ष्य है वो तो हमारा 1 करोड़ का है। 2047 तक तो हम 1 करोड़ लोगों को इसके तहत रोजगार देने का प्रावधान कर रहे हैं। ठीक है, फिर बात की, वर्तमान में राजस्थान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ठीक है, लेकिन खनिज नीति में प्रावधान किया गया कि भाई हम 2047 तक ना, अभी तो अपन 58 प्रकार के खनिजों का खनन कर रहे हैं, लेकिन 2047 तक हम इस प्रकार से 70 प्रकार के खनिजों का खनन करेंगे। 70 तक पहुंचानी है इसका, इसकी जो संख्या है इसको 58 से बढ़ाकर 70 तक पहुंचानी है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें याद रखना है कि राजस्व को कितना पहुंचाना है? 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। 2029-30 तक रोजगार के अवसर कितने? 50 लाख। 2047 तक इनको 1 करोड़ करना है। वहीं 2047 तक 70 प्रकार के जो खनिज हैं उनका खनन से हमें होना चाहिए। 70 प्रकार के खनिजों का खनन होना चाहिए राजस्थान से। ये कुछ प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ से असत्य कथन की बात की, तो असत्य तो कोई कथन नहीं है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनतम राजस्थान एमसैंड नीति के तहत एमसैंड इकाइयों को क्या दर्जा दिया गया है? सभी को पता है, उद्योग का दर्जा दिया गया है। अभी हाल ही में एमसैंड नीति जारी की गई 2024, इसके तहत उद्योग का दर्जा एमसैंड को दिया गया। एक्चुअली क्या है, नदी की जो बजरी होती है, बजरी की मांग है बहुत ज़्यादा है, तो नदियों से इसमें खनन किया जाता है जिससे अपवाह तंत्र वगैरह प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं सिस्टम पूरा। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए एमसैंड का उपयोग किया जाने का प्रावधान किया गया, और सरकार ने कहा कि जो भी सरकारी भवन निर्माण वगैरह उसमें कम से कम 25% एमसैंड का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी जो वर्तमान का हमारा लक्ष्य है वो यही है कि सरकारी भवनों के निर्माण में 25% एमसैंड का उपयोग कंपलसरी किया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, नवीनतम एमसैंड नीति के अनुसार राजस्थान सरकार की निर्माण परियोजनाओं में एमसैंड के अनिवार्य उपयोग का प्रतिशत कितना निर्धारित किया गया है? अभी हाल में देखो, ये याद रखना होगा, अभी वर्तमान में कितना किया जा रहा है आप याद रखना, वर्तमान में ये 25% उत्पादन इसका यूज किया जा रहा है, लेकिन 2029-30 तक इसको कितना करना है? इसको बढ़ाकर 50% करना है कि सरकारी जो भी परियोजना है उनमें एमसैंड का जो अनिवार्य उपयोग है 2029-30 तक इसको 50% करना है। वर्तमान में इसमें 25% इसकी हिस्सेदारी है एमसैंड की। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना में राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26% है। राजस्थान रिफाइनरी के बारे में बात की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान रिफाइनरी से। तो हमें पता है होना चाहिए कि जो राजस्थान रिफाइनरी में किस किस की हिस्सेदारी है। तो एक तो राज्य सरकार की और वही है HPCL। HPCL हिंदुस्तान पेट्रो क्या है, HPCL और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी। HPCL की कितनी 74% और राज्य सरकार की ये हिस्सेदारी 26% है। ठीक है, फिर इसकी परियोजना की जो अनुमानित प्रसंस्करण लागत है वो कितनी है, कितना उत्पादन किया जाता है यहाँ से साल भर में। तो ये बात सही है, 9 मिलियन मैट्रिक MMTPA। ठीक है, MMTPA या PTA जो भी है, ये मिलियन टन प्रति वर्ष है ना, मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। ठीक है, 9 MMTPA का उत्पादन इससे किया जाता है। तो ये पार्ट भी हमारा सही है। यह रिफाइनरी BS6 मानकों का उत्पाद करती है, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और BS6 उत्पादन करने वाली ये भारत की पहली रिफाइनरी है। तो ये भी इसका ऑप्शन सही है। इसका मतलब राजस्थान रिफाइनरी के बारे में तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। राजस्थान रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है, आपको पता है, पंचपदरा बाड़मेर में ये स्थित है। और इसमें जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, इसने कब कार्य प्रारंभ कर दिया था, तो आपके 16 जनवरी 2018 से ये वर्किंग में है। और इसके तहत इसमें ये भी पता होना चाहिए, हमारे 4 बेसिन है, जिसमें से हमारा जो पहला है वो बीकानेर सांचौर है, दूसरा बाड़मेर सांचौर है, दूसरा बीकानेर नागौर बेसिन है, तीसरा अपना जैसलमेर बेसिन और चौथा अपना विंध्यन बेसिन है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें इस रिफाइनरी के बारे में याद रखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। तो कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य की स्थिति के बारे में पूछा गया कि राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है। तो हमें बताना होगा कि पहले स्थान पर बम्बई हाई है और बम्बई हाई के पश्चात राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है, जो कि हमारे यहाँ से कितना 14.95% योगदान है। 14.95% राजस्थान का योगदान कितना है, 14.95% योगदान है। इस प्रकार राजस्थान इसमें कच्चे तेल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है भारत में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बात की गई है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर लाइमस्टोन कहाँ स्थित है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर ऑफ लाइमस्टोन कहाँ स्थित है। तो ये तो कुछ खनिज से लग रही है बात, तो यहाँ से हमें याद रखना होगा एक संस्था RSMML। ठीक है, राजस्थान स्टेट की जो खान और खनिज लिमिटेड है, राजस्थान राज्य खनिज खान और खनिज लिमिटेड, ये एक संस्था है जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1974 में। और ये उदयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। राजस्थान में आध्यात्मिक जो खनिज है, आध्यात्मिक खनिजों के निष्कर्षण के लिए बात करें, चाहे आध्यात्मिक खनिजों के लिए ये काम करती है। ठीक है, अब इस संस्था के 4 ये सेंटर बनाए गए, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर। अब वो 4 कौन कौन से हैं, पहला है आपका लाइमस्टोन। ठीक है, दूसरा है लाइमस्टोन के बाद एक जिप्सम के लिए बनाया गया है। जिप्सम के अलावा तीसरा है आपके रॉक फॉस्फेट का, और रॉक फॉस्फेट के अलावा एक है आपके लिग्नाइट का। तो इस तरह से आपके 4 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर बनाए गए, जिसमें से एक लाइमस्टोन, दूसरा जिप्सम, तीसरा रॉक फॉस्फेट और चौथा है लिग्नाइट। अब ये कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, इसके बारे में हमसे पूछा गया है और हमें ये जानकारी होनी चाहिए। तो हमें याद रखना होगा, जो लाइमस्टोन का है वो तो स्थापित किया गया है आपके जोधपुर में। ठीक है, जिप्सम के उत्पादन में बीकानेर एक अग्रणी प्रदेश है, तो अग्रणी जिला है, तो जिप्सम का बीकानेर में स्थापित किया गया है। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो रॉक फॉस्फेट आपके झामर कोटड़ा कहाँ, उदयपुर में इसका ये स्थापित किया गया है। और लिग्नाइट का आपके जयपुर में। इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, सुमेलित कीजिए या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इस तरह से यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा और सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, ऐसी बात नहीं है।
तो याद रखना है लाइमस्टोन जोधपुर, जिप्सम बीकानेर, रॉक फॉस्फेट झामरकोटड़ा उदयपुर और लिग्नाइट जयपुर में स्थित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान खनिज नीति 2024 के अनुसार किस वर्ष तक प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान 8% करने का लक्ष्य रखा गया है? जैसा कि हमने अभी देखा था कि 2047 तक खनिज नीति का लक्ष्य था 1 लाख करोड़ तक का पहुंचाना, तो वो 1 लाख करोड़ तक 2047 तक, जो कि कितना है 8%। जीडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान 8% करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2047 तक। कितना? अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि 2047 तक जीडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8% का लक्ष्य रखा गया है और कब तक? 2047 तक। दोनों बातें हमें पता होना चाहिए। और कितना था वो? 1 लाख करोड़ रुपए की बात की गई थी। 2029-30 तक हम रोजगार दे रहे थे 50 लाख लोगों को। ठीक है, वहीं 2047 तक रोजगार की बात की थी 1 करोड़ लोगों को। ठीक है, और हाल ही में 2047 तक हमें बताया था कि 70 खनिजों का हमें खनिज उत्खनन करना है राजस्थान से। तो ये सारी बातें हमने कुछ देखी थी पिछले क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। पीएम विश्वकर्मा योजना, जो कि जैसे कि बढ़ई है, लोहार हैं, इस तरह की इसमें 18 जो प्रकार के व्यवसाय हैं उनको सम्मिलित किया गया है। कितने प्रकार के व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है इसमें? पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों को, जो कि पारंपरिक व्यवसाय हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट है आपका राइट है। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यही है कि 18 प्रकार के जो पारंपरिक बिजनेस हैं इनको सम्मिलित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है फिर इनकी आर्थिक सहायता करनी है। हमें तो सरकार का एक ही लक्ष्य है, आर्थिक सहायता करना, इनके जीवन स्तर को उच्च करना, गरीबी दूर करना। ठीक है, तो दूसरा प्रावधान था कि इसके अंतर्गत लाभार्थियों को टूल किट सहायता हेतु 15,000 रुपए सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो ये अपने टूल किट खरीद लें, इनके जो व्यवसाय में जो उपयोगी टूल किट है इनको आसानी से खरीद पाएं, इनकी आर्थिक मदद हो, इसके लिए सरकार इनको 15,000 रुपए की सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये राशि याद रखनी है। सरकार के द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी टूल किट खरीदने के लिए? 15,000 रुपए की। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत टूल किट खरीदने के लिए कितने रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है? तो 15,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। और कितने प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है? तो ये है आपका 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब सत्य कथन, दोनों सत्य कथन है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, अभी बात कर चुके थे। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद 8 नवंबर 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। जो कि विदेशों में लोग मेले में जा रहे थे अपना, तो उनके किराए का जो कितना भुगतान किया जा रहा था, तो 1 लाख रुपए तक की इनको प्रतिपूर्ति दी जा रही थी। वहीं अगर कोई प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया था। और प्रदेश में निर्यात को प्रमोट करने के लिए ये संस्था कार्यरत है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। तो अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 8 नवंबर 2019 कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें याद रखना होगा कि राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना, गठन कब किया गया? तो 8 नवंबर 2019 को इसका गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केंद्र नहीं है? तो राजस्थान में खादी को प्रमोट करने के लिए ग्रामोद्योग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है। और ये कब की गई है? 1955 को। पूछा जाए राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खादी प्लाजा के बारे में पूछा जाए कि भाई प्रदेश में खादी प्लाजा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में खादी प्लाजा आपके जयपुर में स्थित है। फिर इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के जो इसके प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ कहाँ पे हैं? तो आपके पुष्कर में, आपके सांगानेर में, और तीसरा माउंट आबू। यहाँ पे ये 3 इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं खादी के। पुष्कर, दूसरा सांगानेर, तीसरा माउंट आबू। डीग इसका ऑप्शन नहीं है, डीग में कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है खादी का।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए आपके सामने? 42 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। चैप्टर जो 5th है वो कंप्लीट हो चुका है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें दे रखे थे जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना थी, वो हमने इस 3 जो हमारे सेशन हुए हैं उसके दौरान हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में चैप्टर 5th खत्म करते हैं, और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जो कि आपके सेवा क्षेत्र से रिलेटेड होगा, सर्विस सेक्टर से। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।